आज की हमारी कहानी है तलाकशुदा ननद और भाभी का ज़हर। शाम का समय था। आकाश में हल्की धूप ढल रही थी और घर के आंगन में नीम का पेड़ ठंडी हवा दे रहा था। इस घर में सब कुछ देखने में शांत और सुकून भरा लगता था, लेकिन भीतर ही भीतर रिश्तों की दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं। इस घर की सबसे बड़ी बेटी सुमन की शादी 8 साल पहले हुई थी, लेकिन किस्मत ने उसे वह सुख नहीं दिया जिसकी वह हकदार थी। पति का गुस्सैल स्वभाव, ससुराल की कड़वाहट और अंतः तलाक, सबने मिलकर सुमन का जीवन उथल पुथल कर दिया। तलाक के बाद वह अपने मायके लौट आई। माँ बाप पहले ही गुजर चुके थे और अब उसके जीवन का सहारा केवल उसका भाई अमित और उसकी भाभी कविता ही थे। सुमन सोचती थी कि मायका उसके लिए ढाल बनेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि असली जंग तो अब शुरू होने वाली है। अमित अपने आप में जिम्मेदार और सीधे सादे स्वभाव का था। वह बहन से बेहद मोहब्बत करता था। तलाक के बाद उसने ही सुमन को समझाया था, दीदी आप चिंता मत करो, ये घर आपका है, आप हमारे साथ रहेंगी और आपको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। उस समय सुमन को लगा था कि जीवन फिर से संभल जाएगा, लेकिन कविता के मन में कुछ और ही चल रहा था। कविता एक चालाक और अधिकार जताने वाली औरत थी। शादी के शुरुआती दिनों में वह सास ससुर को खुश करने के लिए खुद को बड़ी संस्कारी और विनम्र दिखाती रही, लेकिन अब असली रंग सामने आने लगा था। उसे लगता था कि सुमन का रहना उसके लिए बोझ है। शुरुआत में उसने अपने चेहरे पर मुस्कान रखकर सुमन का स्वागत किया, लेकिन धीरे धीरे उसके तानों और कटाक्षों ने सुमन का जीना मुश्किल कर दिया। कभी वह कहती, दीदी आप घर में रह रही हैं तो थोड़ा कामकाज में हाथ बंटाया कीजिए, आखिर हर चीज तो मेरे जिम्मे नहीं हो सकती। तो कभी ताना कसती, आप तो अब तलाकशुदा हैं, आपको तो समझना चाहिए कि दूसरों के घर में रहते हुए बोझ नहीं बनना चाहिए। सुमन हर बार चुप रह जाती। तलाक के बाद उसका आत्मविश्वास वैसे ही टूट चुका था और ऊपर से भाभी की बातें उसे और भीतर से तोड़ देती। घर में अमित को अक्सर ये सब नजर नहीं आता, क्योंकि वह नौकरी में व्यस्त रहता। कविता उसके सामने मीठी मीठी बातें करती और जैसे ही अमित ऑफिस चला जाता वह सुमन पर ताने बरसाने लगती। एक दिन का किस्सा है, सुबह का वक्त था। कविता रसोई में खड़ी थी। सुमन भी चाय बना रही थी। तभी कविता ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, दीदी चाय जरा मीठी मत बनाना वरना अमित को पसंद नहीं आएगी। वैसे भी आपकी बनाई चीजें अब कौन पसंद करेगा। ये वाक्य सुनकर सुमन का दिल जैसे चाकू से कट गया। वह बस चुपचाप चाय की प्याली में चीनी डालती रही। आंखें नम हो गईं, लेकिन होठों से कोई जवाब न निकला। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ने लगा। कविता को लगता था कि सुमन की मौजूदगी उसके घर और उसके अधिकार पर असर डाल रही है। उसे लगता कि जब तक सुमन इस घर में है उसका दबदबा अधूरा है। सुमन की हालत यह हो गई थी कि वह घर के एक कोने में चुपचाप बैठी रहती। कभी किताबें पढ़ लेती, कभी पुराने एल्बम देखती, लेकिन हर वक्त उसके कान कविता की चुभती बातों को सुनने के लिए तैयार रहते। कभी कभी सुमन सोचती, क्या सचमुच मैं बोझ हूं? क्या इस घर में मेरी जगह नहीं? आखिर मैं कहाँ जाऊं? मायका ही तो मेरा सहारा है। लेकिन हर बार उसका मन कहता, नहीं, अमित मेरा भाई है, वह मुझे कभी पराया नहीं करेगा। फिर भी कविता की रोज की बातें उसके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाती रहीं। कविता का सबसे बड़ा हथियार था, लोग क्या कहेंगे। वह अक्सर कहती, दीदी मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे कि हमारे घर में तलाकशुदा औरत पड़ी है। यह तो अच्छा नहीं लगता। ये शब्द सुमन के कानों में जैसे जहर घोल देते। उसे लगता जैसे उसका अस्तित्व ही परिवार के लिए कलंक हो गया है। सुमन बाहर जाना चाहती थी, कुछ काम करना चाहती थी ताकि आत्मनिर्भर बने, लेकिन कविता हमेशा उसे हतोत्साहित करती। आप नौकरी करेंगी? लोग हंसेंगे कि तलाकशुदा औरत अब ऑफिस जाएगी, और वैसे भी घर का काम कौन करेगा। अमित को जब जब सुमन ने नौकरी करने की बात कही वह तो तैयार हो जाता, लेकिन कविता बीच में आकर माहौल बदल देती। अमित तुम्हारी दीदी घर संभाले यही अच्छा है, नौकरी करके वह और थक जाएगी, वैसे भी घर में उनकी जरूरत है। इस तरह हर बार सुमन का सपना अधूरा रह जाता। धीरे धीरे सुमन को लगने लगा के लिए चुप रहती, क्योंकि उसे लगता कि भाई की खुशियों में खलल डालना ठीक नहीं। लेकिन कविता की नजर सिर्फ एक ही चीज पर थी कि कैसे सुमन को इस घर से बाहर निकाला जाए। दिन बीतते जा रहे थे। घर के हर कोने में सुमन की चुप्पी गूंजने लगी थी। कभी वह आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखती, तो कभी कमरे के अंदर जाकर अपनी पुरानी डायरी में कुछ लिख डालती। उसकी लिखावट में दर्द साफ झलकता था। कविता को यह चुप्पी बिल्कुल पसंद नहीं थी।
उसे लगता था कि सुमन घर में रहकर एक बीमार माहौल बना रही है। थी कि सुमन या तो कामकाज में डूब जाए या फिर खुद ब खुद यह घर छोड़ दे। कविता अक्सर पड़ोसियों से बातचीत करती और बड़ी चतुराई से सुमन पर ताने कसवाती। अरे आपकी ननद अभी भी यहीं रहती हैं? लोग कह रहे थे कि तलाक के बाद औरत को तो मायके कुछ दिन ही रहना चाहिए। कविता यह सुनकर अंदर से मुस्कुराती और बाहर से बनावटी चिंता दिखाती। हाँ क्या करें, मजबूरी है। अब तो हम भी सोचते हैं कि कब तक। ये बातें धीरे धीरे सुमन के कानों तक भी पहुंचती और उसका दिल और टूट जाता। एक दिन सुबह की बात है। अमित ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। सुमन ने उसके लिए टिफिन बांधा और मुस्कुरा कर दिया। अमित ने बहन के हाथ से टिफिन लिया और कहा, दीदी आपकी बनाई रोटी में जो स्वाद है वह कहीं और नहीं मिलता। ये सुनकर सुमन की आंखें भर आईं। भाई का प्यार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन तभी पीछे से कविता आ गई। उसने तुरंत बात घुमाई। अमित दीदी को इतना काम मत करने दो। वह दिन भर घर पर होती हैं, लेकिन हमें भी तो अपना समय चाहिए। वैसे भी सिर्फ खाना बनाने से कोई घर नहीं चलता। अमित ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कविता तुम भी कमाल करती हो। दीदी अगर मदद करती हैं तो इसमें बुरा क्या है? मुझे अच्छा लगता है। कविता बाहर से मुस्कुराई, लेकिन भीतर ही भीतर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। देखना पड़ेगा इस सुमन को घर में ज्यादा अहमियत न मिल जाए। उसने मन ही मन ठान लिया। उस दिन से कविता ने एक और चाल चलनी शुरू कर दी। अब वह अमित के सामने सुमन के छोटे छोटे कामों की शिकायत करने लगी। देखो आज दीदी ने कपड़े धुलने में कितनी देर कर दी। पूरे घर का सिस्टम बिगड़ गया। आज बाजार से सब्जी लाने की जिम्मेदारी मैंने उन्हें दी थी, लेकिन देखो कैसी बेकार सब्जियां ले आईं। अमित सीधा सादा इंसान था। उसे अपनी पत्नी की बातें कभी झूठी नहीं लगती थीं। वह धीरे धीरे सोचने लगा कि शायद सुमन सचमुच घर के कामों में उतनी सक्षम नहीं है। सुमन यह सब देख रही थी, लेकिन चुप रही। उसने सोचा अगर मैं कुछ कहूंगी तो भैया को लगेगा कि मैं भाभी के खिलाफ हूं। बेहतर है चुप रहना। लेकिन चुप्पी भी हमेशा समाधान नहीं होती। एक बार का किस्सा है, घर में रिश्तेदार आए हुए थे। सब साथ बैठकर चाय पी रहे थे। तभी एक चाची जी ने मजाक में कह दिया, अरे सुमन तुम तो अब तक यहीं हो, क्यों कोई और ठिकाना नहीं मिला क्या? ये सुनते ही सब हंस पड़े। सुमन के दिल पर जैसे किसी ने चोट मार दी हो। उसके गाल लाल हो गए। वह चुपचाप उठकर रसोई में चली गई। कविता भी वहीं बैठी थी। उसने तुरंत उस मौके का फायदा उठाया और धीमे से कहा, क्या करें चाची जी, अब तो हमारी जिम्मेदारी है। तलाक के बाद और कहाँ जाएंगी? ये शब्द बाहर वालों को तो सामान्य लगे, लेकिन सुमन के दिल को तोड़ने के लिए काफी थे। वह पूरी रात तकिए में मुंह छिपाकर रोती रही। धीरे धीरे सुमन की हालत ऐसी हो गई थी कि वह दिन भर घर के काम करती, लेकिन किसी से बातचीत नहीं करती। उसकी हंसी जैसे खो गई थी। कविता को अब और हिम्मत आ गई। उसने सुमन पर और दबाव डालना शुरू किया। दीदी आप यह सोफे का कवर बदल दीजिए। वैसे भी आप फ्री ही तो हैं। दीदी बच्चे की होमवर्क देख लीजिए। मैं थक गई हूं। दीदी बाजार से दाल चावल ले आइए। वैसे भी बाहर जाने का काम आपको ही सूट करता है। सुमन सब करती, लेकिन हर काम के बाद उसे एक ताना भी सुनना पड़ता। उसका मन अब घुटने लगा था। कभी वह सोचती काश मेरे भी अपने बच्चे होते, काश मेरा भी एक घर होता, शायद तब यह दर्द न होता। लेकिन फिर तुरंत उसकी आंखों के सामने अपने तलाक का वह कड़वा मंजर घूम जाता, पति का झगड़ा, ससुराल वालों की बेइज्जती, अदालत के कटु सवाल, और वह फिर से चुप हो जाती। एक दिन अमित देर रात तक ऑफिस से लौटा। सुमन ने दरवाजा खोला और पूछा, भैया खाना खा लोगे? अमित ने मुस्कुराकर कहा, हाँ दीदी, लेकिन कविता कहाँ है? सुमन ने धीरे से कहा। वह अमित थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन सुबह कविता ने अमित से कहा, देखो कल रात मैं कितनी थक गई थी। बच्चे भी थे, घर भी संभालना था। लेकिन दीदी, उन्हें तो सिर्फ खाना पकाने और आराम करने से मतलब है। अमित ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, कविता दीदी भी तो बहुत काम करती हैं। हर वक्त घर की चिंता में लगी रहती हैं। लेकिन कविता ने चेहरे पर उदासी लाकर कहा, तुम्हें मेरी थकान दिखती ही नहीं। सबको दीदी ही परफेक्ट लगती हैं। इस भावनात्मक खेल में अमित चुप हो गया। कविता मन ही मन मुस्कुराई। सुमन यह सब देख रही थी, लेकिन फिर भी चुप थी। उसे लगता था कि उसका सच बोलना परिवार में कलह पैदा कर देगा। लेकिन उसके दिल के भीतर एक तूफान उठ रहा था। वह सोचती, क्या सचमुच मेरी जिंदगी बस दूसरों के तानों के लिए रह गई है? क्या अब मुझे कभी सम्मान नहीं मिलेगा? उसकी आंखों से आंसू बहते, लेकिन वह हमेशा अपनी तकलीफ छिपा लेती। सर्दियों के दिन थे। सुबह सुबह घर में अलाव जलाने की तैयारी हो रही थी। अमित बच्चों के साथ हंसते मुस्कुराते बैठा था। कविता ने सबको गरम गरम पराठे परोसे। माहौल खुशनुमा था। लेकिन सुमन हमेशा की तरह चुपचाप एक कोने में बैठी थी। उसकी मौजूदगी जैसे किसी को दिखती ही नहीं थी। कभी कभी उसे लगता कि वह इस घर में महज एक परछाई बनकर रह गई है। अमित के बच्चों से उसे बेहद लगाव था। वह उनके साथ खेलती, होमवर्क कराती, कहानियां सुनाती। बच्चे भी उसे बड़ी मां कहकर पुकारते। लेकिन कविता को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था।
मेरे बच्चों को दीदी के पास ज्यादा मत भेजा करो, आदत बिगड़ जाएगी, वह अमित से अक्सर कहती। अमित को यह सुनकर अजीब लगता, लेकिन वह पत्नी से बहस नहीं करता। सुमन यह सब सुनकर मन ही मन टूट जाती। बच्चे उसके लिए ही एकमात्र सुकून थे और वही उससे छीनने की कोशिश की जा रही थी। एक दिन स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। कविता किसी काम के बहाने जाने से बच गई और सुमन को भेज दिया। बच्चों को अपनी बुआ के साथ देखकर टीचर ने तारीफ की। आपकी भाभी कितनी भाग्यशाली हैं, जो आप बच्चों को इतना संभालती हैं। सुमन ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन यह तारीफ जब कविता तक पहुंची तो वह आग बबूला हो गई। दीदी, आपको हर जगह अपनी छाप छोड़नी है ना? स्कूल में भी यह जताने गई थी कि बच्चों की देखभाल आप ही करती हैं। ये सब नाटक मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे। सुमन चुप रही। वह जानती थी जवाब देने का मतलब होगा बड़ा झगड़ा। धीरे धीरे कविता का रवैया और कठोर होता गया। अब वह हर छोटी बड़ी गलती का ठीकरा सुमन के सिर फोड़ती। दीदी, नमक कम डाल दिया खाना में। दीदी, बच्चों के कपड़े ठीक से नहीं धुले। दीदी, मेहमानों के सामने आप चुप क्यों रहीं? आपको बोलना चाहिए था। हर ताना सुमन को भीतर से खोखला कर रहा था। एक शाम सुमन छत पर अकेली बैठी थी। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर चांद निकल आया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सोचा, क्यों मेरा जीवन ऐसा है? क्या मेरी कोई पहचान नहीं? तलाक के बाद भी मुझे सुकून क्यों नहीं मिला? उसी समय अमित ऊपर आया। उसने बहन की आंखों में आंसू देख लिए। दीदी, रो क्यों रही हो? उसने चिंता से पूछा। सुमन ने तुरंत आंसू पोंछ लिए और बोली, कुछ नहीं भैया, बस हवा तेज थी, आंखों में पानी आ गया। अमित ने यकीन कर लिया, लेकिन उसके मन में सवाल रह गया कि बहन इतनी उदास क्यों रहती है। नीचे कमरे में कविता यह सब देख रही थी। उसने तुरंत मन में ठाना, अब दीदी भैया के सामने ड्रामा शुरू करेंगी। मुझे संभल कर खेलना होगा। अगले दिन सुबह सुबह उसने अमित से कहा, अमित, मुझे लगता है दीदी खुश नहीं है। शायद उन्हें लगता है कि मैं उन्हें पसंद नहीं करती। मैं तो चाहती हूं कि वो खुश रहें, लेकिन वो खुद ही दूरी बना लेती हैं। अमित ने सोचा, कविता सही कह रही है। दीदी सचमुच ज्यादा ही चुप रहती हैं। कविता का यही मकसद था, धीरे धीरे अमित के मन में सुमन को लेकर शंका पैदा करना। इसी बीच मोहल्ले में एक औरत का जिक्र होने लगा। देखा, शर्मा जी की बेटी भी तलाक के बाद नौकरी कर रही है, कितनी अच्छी तरह संभाल रही है। ये सुनकर सुमन का मन फिर जाग उठा। उसने ठान लिया कि अब वह भी नौकरी ढूंढेगी। उसने चुपचाप कुछ जगह आवेदन भेज दिए। जब इंटरव्यू कॉल आया तो सुमन खुश हो उठी। उसने अमित से कहा, भैया, मुझे एक इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अगर नौकरी लग गई तो मैं अपना खर्च खुद उठा सकूंगी। अमित ने मुस्कुराकर कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है दीदी, आप बिल्कुल जाएं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन यह खबर कविता के कानों में पड़ी तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। क्या मतलब है? नौकरी करके सबको क्या साबित करना चाहती हैं? और लोग क्या कहेंगे कि हमारे घर की तलाकशुदा बेटी अब नौकरी करने लगी है? समाज हंसेगा हम पर। सुमन ने पहली बार हिम्मत करके कहा, भाभी, समाज कब तक मेरे लिए जिएगा? मुझे भी तो अपनी जिंदगी जीनी है। ये सुनकर कविता भड़क गई। तो जी लो अपनी जिंदगी कहीं और जाकर, यहां रहकर नौकरी करने का नाटक मत करो। अमित ने जब यह सुना तो वह चुप हो गया। उसे लगा कि दोनों औरतों के बीच टकराव बढ़ रहा है। सुमन का मन टूटने लगा। उसने सोचा, क्या इस घर में मेरी जगह सिर्फ बोझ की है? क्या मेरी हर कोशिश पर ताले लगेंगे? इंटरव्यू का दिन आया। सुमन तैयार हुई, लेकिन कविता ने इतना माहौल खराब कर दिया कि वह रोते रोते ही गई। नतीजा, उसका चयन नहीं हुआ। घर लौटकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। सारी रात उसने खिड़की से बाहर देखा और सोचती रही, काश मेरी भी जिंदगी सामान्य होती। कविता को मन ही मन तसल्ली हुई। अच्छा हुआ नौकरी नहीं मिली, वरना इस घर में उसकी अहमियत बढ़ जाती। लेकिन सुमन के दिल में अब एक आग जल चुकी थी। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखाएगी। सुमन का आत्मसम्मान लगातार चोट खा रहा था। हर दिन कोई नया ताना, कोई नई तकलीफ उसका इंतजार करती। लेकिन अब उसके भीतर कहीं न कहीं हिम्मत भी जन्म ले रही थी। वह सोच चुकी थी, अगर मैं आज भी चुप रही तो मेरी जिंदगी यूं ही तानों में गुजर जाएगी। अमित अभी भी बहन से बेहद प्यार करता था, लेकिन कविता की चालाकियों ने उसके मन में भी धीरे धीरे शक के बीज बो दिए थे। अक्सर वह सोचता, कविता अब और भी सख्त हो गई थी। एक दिन उसने सुमन से साफ कह दिया, दीदी, आप घर का हर काम कर लिया करो, अब मैं सब कुछ अकेले नहीं कर सकती। वैसे भी आप यहीं रह रही हैं, तो थोड़ा योगदान देना तो बनता है। सुमन ने शांत स्वर में कहा, भाभी, मैं तो हर काम करती हूँ, सुबह से लेकर रात तक मैं घर में ही लगी रहती हूँ। कविता हंस पड़ी, अरे, यह सब काम गिनाने की जरूरत नहीं है। असली काम तो वही है जो दिखे। लोग बाहर से आए और कहें कि घर कितना संभला हुआ है, वरना सब बेकार है। उस दिन सुमन को एहसास हुआ कि भाभी की नजर में उसका कोई भी काम मायने ही नहीं रखता। इसी बीच मोहल्ले में एक शादी का निमंत्रण आया। पूरी गली वहां जाने वाली थी। सुमन भी जाना चाहती थी, ताकि कुछ पुराने दोस्तों से मिल सके और थोड़ी देर के लिए मन बदल सके। लेकिन कविता ने साफ मना कर दिया, दीदी, आप मत जाइए।
लोग बातें बनाएंगे, देखो तलाकशुदा औरत भी कितनी सजधज कर शादी में घूम रही है। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगेगा। सुमन का मन भर आया। उसने एक बार अमित की ओर देखा, शायद वह कुछ कहे, लेकिन अमित चुप रहा। उसने सोचा शायद कविता सही कह रही है, लोग वाकई बातें बनाएंगे। सुमन कमरे में लौट आई और देर तक रोती रही। उसे लगा जैसे दुनिया में उसके लिए कोई जगह ही नहीं बची। लेकिन उसी रात उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, मैं कब तक दूसरों की परछाई बनकर जीऊंगी? अगर मुझे जीना है तो अपने दम पर जीना होगा। यह उसके जीवन का निर्णायक क्षण था। कुछ ही दिनों बाद मोहल्ले में एक सिलाई केंद्र खुला। वहां औरतें जाकर कपड़े सिलना सीख सकती थीं और थोड़ा बहुत पैसा भी कमा सकती थीं। सुमन ने तय किया कि वह वहां जाएगी। पहले दिन जब वह गई तो उसे भीतर से बहुत डर लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे वह मशीन पर काम करने लगी, उसके चेहरे पर चमक लौटने लगी। उसे लगा, हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। कविता को जब पता चला कि सुमन सिलाई केंद्र जा रही है तो उसने ताने कसने शुरू कर दिए। दीदी, अब मोहल्ले की औरतों के बीच जाकर नाम कमाओगी? घर में रहो, यही ठीक है। बाहर जाकर इज्जत मत गवाओ। लेकिन इस बार सुमन चुप नहीं रही। उसने साफ कहा, भाभी मुझे अपनी जिंदगी जीने का हक है। मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। ये सुनकर कविता तिलमिला उठी। उसने तुरंत अमित को भरमाना शुरू कर दिया। देखो अमित, तुम्हारी दीदी अब मेरी बात मानती ही नहीं। दिन ब दिन ज्यादा जिद्दी होती जा रही हैं। कल को अगर लोग कुछ कहेंगे तो बदनामी हमारी होगी। अमित उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पत्नी सही है या बहन। धीरे धीरे सुमन की मेहनत रंग लाने लगी। वह अब अच्छे से कपड़े सिलने लगी थी और केंद्र की अध्यापिका भी उसकी तारीफ करती। कुछ औरतें तो अपने कपड़े भी उसे देने लगीं। थोड़े बहुत पैसे आने लगे। सुमन के चेहरे पर अब एक अलग आत्मविश्वास था। लेकिन यही चीज कविता को खटकने लगी। उसे लगता कि अगर सुमन आगे बढ़ी तो घर में उसकी अहमियत घट जाएगी। इसलिए उसने बच्चों को भी भड़काना शुरू कर दिया। देखो अब बड़ी माँ तुम्हें समय नहीं देती। वो तो बाहर सिलाई करने में व्यस्त रहती हैं। बच्चे मासूम थे। धीरे धीरे वे भी सुमन से दूर होने लगे। सुमन का दिल टूट गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन सिलाई केंद्र में एक प्रदर्शनी लगी। वहां सबको अपना काम दिखाना था। सुमन ने भी अपने बनाए कपड़े रखे। उसकी मेहनत रंग लाई, लोगों ने उसकी तारीफ की। इसी बीच मोहल्ले की एक प्रतिष्ठित महिला ने कहा, सुमन जी, आप चाहें तो अपने घर में भी सिलाई का काम शुरू कर सकती हैं। आजकल तो यही सबसे अच्छा है। सुमन का मन खुशी से भर गया। उसे लगा शायद मेरी नई शुरुआत यहीं से होगी। लेकिन जब यह खबर कविता तक पहुंची तो उसने जैसे तूफान खड़ा कर दिया। अब तो दीदी पूरा घर ही दुकान बना देंगी। लोग कहेंगे कि अमित की इज्जत का क्या हुआ। तलाकशुदा बहन घर में सिलाई कर रही है। कितना शर्मनाक लगेगा। सुमन ने दृढ़ आवाज में कहा, भाभी अगर मेरे जीने से आपको इतनी शर्म आती है तो बता दीजिए। मैं कहीं और रहने चली जाऊंगी। लेकिन अब मैं अपना जीवन आपके डर में नहीं जी सकती। कविता यह सुनकर दंग रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सुमन इतनी हिम्मत से बात करेगी। अमित यह सब सुन रहा था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी बहन वाकई अंदर से कितनी टूटी हुई है और वह हमेशा चुपचाप सब सहती। सुमन के जीवन की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई थीं। तलाक के बाद उसका सबसे बड़ा सहारा उसका मायका था, लेकिन उसी छत के नीचे उसे कविता के तानों और कटाक्षों ने हर दिन जहर पिलाया। अमित जो कभी अपनी बहन पर जान छिड़कता था, अब कविता की बातों में आकर उससे दूरी बना बैठा था। सुमन अक्सर छत पर जाकर देर तक आसमान को देखती रहती। उसे लगता जैसे उसके सपने तारों की तरह बिखर चुके हैं। एक दिन सुबह सुबह सुमन ने गलती से रसोई में थोड़ा दूध गिरा दिया। इतनी सी बात पर कविता भड़क उठी, वाह सुमन दीदी, आपका कोई काम बिना गड़बड़ के पूरा हो ही नहीं सकता। शायद इसी वजह से आपका घर बसा नहीं। अब यहां भी भाई की छत्रछाया में ऐश कर रही हैं। ये शब्द सुनकर सुमन के हाथ कांप गए। उसने बर्तन नीचे रख दिए और बिना कुछ कहे कमरे में चली गई। उसके आंसू उसके भीतर की सारी मजबूती तोड़ रहे थे। अमित से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। अमित ने उसी समय कविता को डांटते हुए कहा, बस कविता, अब ज्यादा मत बोलो। तलाक जैसी चोट को जिसने सहा है उसके जख्म कुरेदना इंसानियत नहीं है। यह घर सुमन का भी उतना ही है जितना तुम्हारा। यह पहली बार था जब अमित ने सुमन का पक्ष लिया। सुमन की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इन आंसुओं में थोड़ी राहत भी थी। कविता कुछ पल के लिए चुप रही, लेकिन उसके मन की जलन अब भी बाकी थी। फिर भी उसने अमित की सख्ती देखकर कहा, ठीक है, मैं आगे से नहीं बोलूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस घर में मेरी जगह हमेशा सबसे छोटी ही रहेगी। सुमन ने पहली बार कविता की तरफ देखते हुए कहा, भाभी मैं आपकी जगह लेने नहीं आई। मैंने तो हमेशा यही चाहा कि आप मुझे अपनी बहन समझें। लेकिन आपने मेरे हर जख्म पर नमक छिड़का। अगर आज भी आप मुझे सच्चे दिल से अपनाएंगी तो मैं सब भूलने की कोशिश करूंगी। कविता यह सुनकर चुप रह गई। उसके चेहरे पर पछतावे की एक झलक थी। उस रात अमित देर तक सुमन के पास बैठा रहा। उसने बहन का हाथ पकड़ते हुए कहा, माफ कर दे सुमन। शायद मैं पति और पत्नी के बीच फंसकर तुम्हारा दर्द देख ही नहीं पाया। लेकिन अब वादा करता हूं कि तू अकेली नहीं है। सुमन ने धीमी आवाज में कहा, भैया मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
बस इतना कि मुझे अपने इस घर में पराया मत समझो। यही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा होगा। उस दिन के बाद से माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। कविता ने अपने शब्दों पर काबू रखना सीखा और सुमन ने अपने टूटे सपनों के बीच नए साहस के साथ जीना शुरू किया। सुमन ने मन ही मन सोचा, शायद मेरी जिंदगी का अध्याय कठिन था, पर अब इसमें नया सवेरा भी आ सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब